सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ मॉड्यूल 2। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सारे कंसेप्ट कवर कर दिए जो मॉड्यूल 2 में है। अब फिफ्थ एंड सिक्स लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्वेश्चंस जो हमने कंसेप्ट में किए एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इनफ रहेगा, आपको 20 to 22 मार्क्स मिल जाएंगे मॉड्यूल 2 में ईजिली। ओके, आपसे आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना प्रीवियस ईयर्स के, या फिर आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, आपके वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो इस लेक्चर में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक फ्लो चार्ट देख लेंगे। अब तक के जितने भी हमने कंसेप्ट कवर किए उसको एक मैंने फ्लो चार्ट में निकाल लिया हूँ, एक समरी शीट पे। जो एग्जाम के वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ ये समरी शीट भी देखोगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये फ्लो चार्ट हम देख लेते हैं क्या था हमने अब तक कवर किए। तो हम थे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर, ऐसे सब का डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्वेश्चन में दिखने मिलेगी, क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी। तो वो सब हायर ऑर्डर कहलाती है, और वो सब की सब इक्वेशन लीनियर रहेगी, तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं क्वेश्चन पेपर में। जो भी हायर ऑर्डर दिखी आप उसको लीनियर मान लेना, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वो हमने देखे थे, वो भी दो टाइप्स के थे। ठीक है, एक था विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड एक था विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो जब हमने देखे थे तो हमें मालूम पड़ा कि वेरिएबल कोएफिशिएंट नाम तो दिया है हेडिंग में, लेकिन ये एक्चुअल में हमारे सिलेबस में है नहीं, ये सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स में है, तो इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके, और फिर आते हैं हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में थे, तो उसको स्टार्ट कैसे कर रहे थे हम, कि पहले हम ऑपरेटर डी के बारे में पढ़े थे। ओके, डी क्या होता है, डी मतलब इस डेरिवेटिव को डी बोलते हैं, डी बाई डी एक्स को हम डी से डिनोट करते हैं ताकि हमारा पूरा क्वेश्चन ईजी हो जाए सॉल्व करने के लिए। एंड अगर वन बाई डी कहीं आ गया तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन। ओके, एंड देन फिर हमने जनरल फॉर्म देखे थे हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, जो था एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू फाइव। ओके, ये जनरल फॉर्मेट था जिसमें ये एफ ऑफ डी, ये तो डी का फंक्शन है, ओके, एंड वाई कॉमन निकलता था एंड इक्वल टू फाइव रहता था आर एच एस राइट हैंड साइड पे। ओके, तब वो फाइव के बेस पे हमने और दो टाइप्स में क्लासीफाई कर लिए। अगर राइट हैंड साइड में जीरो है तो वो हो जाता था होमोजीनियस फॉर्म, मतलब सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स में अपनी इक्वेशन होती थी, इसलिए वो कहलाता था होमोजीनियस फॉर्म। तो अगर फाइव जीरो है तो हमारा पी आई का फॉर्मूला देखो क्या था, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फाइव। ओके, तो फाइव जीरो डाल देंगे तो पी आई भी जीरो हो जाता था, तो इसलिए होमोजीनियस फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ हमारा सोल्यूशन होता था y इज इक्वल टू सी एफ। लेकिन अगर फाइव जीरो नहीं है तो वो कहलाता था नॉन होमोजीनियस फॉर्म, तो उसमें हमारा सोल्यूशन बनता था y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, तो सी एफ को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पी आई मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो पी आई का ये फॉर्मूला रहता है वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू फाइव। एंड सी एफ कैसे निकालते थे हम, सी एफ के लिए फर्स्टली हम स्टेप वन परफॉर्म करते थे ऑपरेटर फॉर्म। होमोजीनियस को हम कैसे सॉल्व करते थे, स्टेप वन में हम पहले क्या करते थे, ऑपरेटर फॉर्म में लाते थे, मतलब डी वाले फॉर्म में। ठीक है, स्टेप टू में हम सी एफ निकालते थे, तो उसके लिए हमें चाहिए रहती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये जो एफ ऑफ डी है इसी को बोलते हैं, अगर इक्वल टू जीरो कर दिए तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन आता था, रूट्स आते थे, उसके बेस पे हमें सी एफ मिलता था। तो ये थे वो रूट्स के क्लासिफिकेशन। ओके, रियल रूट्स आए वो भी अगर डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है तो ये रहता था सी एफ, अगर रिपीट हुए, दो बार रिपीट हुए तो ये, तीन बार रिपीट हुए तो ये। ओके, और सिमिलरली इमेजिनरी एंड सर्ट्स का केस था। सर्ट्स क्या था, अगर एक रियल पार्ट हो और दूसरा इरेशनल पार्ट हो तो उसको बोलते थे सर्ट्स। ओके, अब फिर थे हम आए नॉन होमोजेनस फॉर्म पे। तो नॉन होमोजेनस में छह टाइप्स थे एंड एक मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स था। ओके, तो वो छह टाइप हम देख रहे थे। तो टाइप नंबर वन, फर्स्ट सिंपल टाइप था हमारा ई रेस टू ए एक्स वाला। अगर राइट हैंड साइड पे ई रेस टू ए एक्स आ जाए तो क्या करने का, तो हमें करना रहता था, सिर्फ रिप्लेस करना था, जस्ट रिप्लेस डी विथ ए। ओके, तो इसमें भी सब टाइप्स थे हमारे, कि अगर सिर्फ और सिर्फ ई रेस टू ए एक्स मिला हमको राइट हैंड साइड पे तो डायरेक्टली हम रिप्लेस करते थे। और अगर कांस्टेंट आ जाए या कोई नंबर आ जाए तो हम क्या करते थे, ई रेस टू एक्स का इंट्रोडक्शन करते थे। ओके, एंड देन फिर रिप्लेस करते थे जीरो से। एंड देन अगर रिप्लेस करने बाद, थर्ड सब टाइप में अगर रिप्लेस करने बाद डिनोमिनेटर जीरो बन रहा था तो हमें क्या करना पड़ता था, वो डिनोमिनेटर एफ ऑफ डी को डेरिवेट करना पड़ता था और ऊपर एक एक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ता था न्यूमिनेटर में, है ना। और अगर जितने बार डेरिवेट किए, मतलब एक बार डेरिवेट करने के बाद फिर से जीरो बन रहा है तो हम दोबारा डेरिवेट करते थे, तो उतने बार एक्स आता था, मतलब अगर दूसरी बार डेरिवेट किए तो एक्स स्क्वायर आता था, तीसरी बार करोगे तो एक्स क्यूब आएगा। ओके, फिर थे हम टाइप टू पे। तो टाइप टू क्या था, साइन कॉस टाइप था, बस साइन एक्स कॉस एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। ठीक है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर नहीं था इसमें, सिर्फ साइन और कॉस था। ओके, तो इसका मेथड क्या था, कि सिर्फ डी स्क्वायर को हमें माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करना था डिनोमिनेटर में, है ना। और अगर
हमें डी मिलता था नीचे, मतलब 1 प्लस माइनस 3d अगर बचता था, सिर्फ और सिर्फ डी बच रहा है किसी चीज़ के साथ डिनोमिनेटर में, क्योंकि डी तो रिप्लेस नहीं कर पा रहे थे हम, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर पा रहे थे, तो जाहिर सी बात है डी बच सकता है डिनोमिनेटर में। तो अगर डी बचता था तो हमें क्या करना रहता था, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रैशनलाइज करना पड़ता था डिनोमिनेटर को। ओके, ये सब हमने डिटेल्स में वो टाइप्स में देखे थे, बस हम छोटा सा रिकैप ले रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर इसमें भी डी स्क्वायर को रिप्लेस करने के बाद अगर डिनोमिनेटर 0 बनता है, ओके, तो क्या करना था, देन डू एस सेम एस टाइप 1, मतलब डेरिवेट करना था डिनोमिनेटर को और एक्स का इंट्रोडक्शन करना था न्यूमिनेटर में, ठीक है। और एक्स बाहर रहता है, ठीक है, वो 1/f(d) है ना, 1/f(d) इंटू फाइव था, है ना, अगर हम डेरिवेट करते थे 1/f'(d) करते थे इंटू फाइव, ठीक है। तो एक्स का जब इंट्रोडक्शन करते तो एक्स बाहर रहता था, अंदर नहीं इंट्रोड्यूस करना। ओके, सो तो ये था हमारा टाइप 2। अब हम आते हैं टाइप 3 के ऊपर। सो टाइप 3 हमारा क्या है, कोई भी इक्वेशन आ जाए x⁻m, कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए तो क्या करना था, तो हमें कुछ नहीं, बाइनोमियल सीरीज का एक्सपेंशन करना क्या यूज़ करना था। तो दो सीरीज हमने पढ़े थे, 1+x वाला, 1+x इनवर्स एंड 1 - x इनवर्स। तो 1+x इनवर्स को कैसे हम लाते थे, ये माइनस साइन अंदर लाओ तो क्या हो जाएगा, 1 - d हो जाएगा, ठीक है। तो 1 - d आया, फिर प्लस डी, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म माइनस, तो मतलब प्लस माइनस ही आएगा थ्रू आउट, तो +d² - d³ + d⁴ एंड सो ऑन। एंड 1 - d इनवर्स कैसे निकालते थे, माइनस को अंदर लाओ तो क्या होता था, 1+d हो जाता है, और पहले दूसरे टर्म प्लस है तो सारे टर्म प्लस आते थे, +d² + d³ + d⁴। ओके, अभी इसको तो यूज़ करना था, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले कुछ रूल्स फॉलो करने थे। क्या था वो, कि जो डिनोमिनेटर है, अरेंज द डिनोमिनेटर इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, छोटे से बड़े के अंदर अरेंज करना था, और फिर फर्स्ट टर्म कॉमन लेना था और बाकी टर्म्स को क्लब करना था टू मेक आइदर 1+ और 1- फॉर्म, है ना। एंड देन जितनी एक्स की पावर थी उतनी डी की पावर तक टर्म्स लेने थे, मतलब देखो ये सीरीज तो इनफाइनाइट है ना, तो कहाँ तक लेने टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल अगर x² आता है राइट हैंड साइड पे तो हम सिर्फ स्क्वायर तक लेने था टर्म्स, ठीक है। x³ आता है तो d³ तक ले रहा था और बाकी टर्म्स निगलेक्ट करने थे। तो ये था टाइप 3। एंड फिर आते हैं हम टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या था हमारा, e⁻ax इंटू सम फंक्शन ऑफ x था, e⁻x इंटू v था। ओके, तो इसमें क्या करते थे हम, e⁻ax को बाहर निकालते थे, मतलब जैसे 1/f(d) था, e⁻ax इंटू v था, है ना। तो e⁻x को हम बाहर निकालते थे तो क्या हो जाता था, e⁻x बाहर आ गया और अंदर क्या होता था, f(d) की जगह होता था d+a। ओके, और e⁻−ax होता तो -a होता था, d-a, और v वहीं रहता था, तो ये बाहर आ जाता था इस डेरिवेटिव के अंदर बाहर। ओके, अभी हाँ देखो, e⁻+ax रहता अगर तो d+a होता, और e⁻−x होता तो d-a होता। तो ये एकदम सिंपल सा टाइप था। एंड देन फिर आते थे हम टाइप 5 पे। ओके, तो टाइप 5 में दो मेथड्स थे हमारे पास। तो क्या थे दो मेथड, एक तो फर्स्ट मेथड सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल रहता था जब x रहा, x इंटू सम फंक्शन ऑफ x रो, ठीक है, x इंटू सम फंक्शन ऑफ x हो, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होता था, फॉर्मूला मेथड। तो क्या था ये 1/f(d) x इंटू वी, तो x को बाहर लेते थे माइनस, अब ऐसे ही थोड़ी बाहर आ जाए, कुछ ना कुछ होगा, तो क्या होगा 1/f(d) होगा और उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों को काटना नहीं। ओके, और फिर यहाँ पर क्या बचता था, 1/f(d) इंटू वी बचता था। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम डायरेक्टली आंसर लाते थे। लेकिन अगर जब आप इसको सॉल्व करोगे आगे, एक क्वेश्चन हम अभी ले गए प्रैक्टिस क्वेश्चन में, इसको जब हम सॉल्व करते, नॉर्मल टाइप है ना ये 1/f(d) इंटू वी, नॉर्मल टाइप है, उसको जब हम सॉल्व करते और अगर f(d) इन केस आगे जाके 0 बनता है तो ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ये x इंटू वी होने के बावजूद हमें मेथड 2 ही यूज करना पड़ता है, क्योंकि मेथड 2 दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या, x इंटू वी भी रहेगा और x² या x³ इंटू वी भी रह सकता है, लेकिन इसमें वी की कंडीशन रहती है, वी या तो साइन रह सकता है या तो कॉस रह सकता है यहाँ पर, है ना। तो मेथड 2 की भी एक ड्रॉबैक है कि वी ना साइन या तो कॉस रह सकता था। क्यों, क्योंकि मेथड 2 में हम यूज करते थे e⁻i थीटा का फॉर्मूला, जो कि रहता था cos थीटा प्लस i sin थीटा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, अगर cos थीटा है जैसे यहाँ पर sin x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻iax, है ना। और cos x को कैसे लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ e⁻iax। ओके, तो हम ऐसा करते थे मेथड 2 यूज। ओके, और फिर क्या करते थे, e⁻ix को बाहर निकालते थे एंड फिर सॉल्व करते थे एज पर टाइप 4, ठीक है, टाइप 4 या जो भी टाइप को बिलोंग करता है वैसे हम सॉल्व करते थे। तो इसका भी क्वेश्चन हम एक करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये रिमेंबर रहा होगा जब मैंने कराया था। तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, एकदम कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन आएगा नहीं ये वाले टाइप में, टाइप 5 पे।
ओके, अब आते हैं टाइप 6 पे। तो टाइप 6 क्या था, अगर राइट हैंड साइड इन प्रीवियस टाइप्स को बिलोंग नहीं करता, मतलब कोई भी टाइप 1 2 3 4 5 में से बिलोंग नहीं करता और वो कुछ अपना ही अलग है, जैसे साइन ई रेस टू एक्स है या कॉस ई रेस टू ए एक्स है, ओके, तो उसमें क्या करना था, उसमें हमें फॉर्मूला यूज़ करना रहता था, यूज दी फॉर्मूला। उसमें क्या फॉर्मूला रहता था, 1/d+a/phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फाई रहता था, लेकिन ई रेस टू एक्स एंड ई रेस टू एक्स बोथ साइड रहता था, है ना। और यहाँ पर क्योंकि अंदर प्लस ए है ब्रैकेट के, तो यहाँ भी अंदर प्लस ए आता था और बाहर माइनस ए, और यहाँ पर माइनस ए अंदर है तो यहाँ पर अंदर माइनस ए आएगा और बाहर प्लस ए आएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना रहता था, लेकिन इसको अप्लाई करने के वक्त भी हमें एक बात का ध्यान रखना पड़ता था, क्या, कि डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में हो। फैक्टर फॉर्म मतलब d+a d-a फॉर्म में हो, और उसमें भी पहला बिगर फैक्टर लिखो, देन स्मॉलर फैक्टर लिखो, और फिर स्मॉलर फैक्टर से सॉल्व करो, ओके। तो ये हमने देखे थे टाइप नंबर 6 में। तो ये थे हमारे सारे टाइप्स नॉन होमोजीनियस के, और फिर लास्ट में हम एक स्पेशल मेथड पे आते थे जो कि कोई भी टाइप को सॉल्व कर लेता, लेकिन इसके भी एक ड्रॉबैक है, ये सब पे अप्लाई नहीं हो पाता था, इसलिए यूज ओनली व्हेन आस्क्ड। जब तक आपको पेपर में दिखेगा नहीं यूज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, तब तक आप ये मेथड यूज नहीं करोगे, ओके। तो इसमें भी हमने दो टाइप पे देखे थे, एक था सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए और एक था थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ओके। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF क्या आता था हमारा, C1 समथिंग प्लस C2 समथिंग आता था। तो वो C1 के साथ जो रहता था वो Y1 रहता है, एंड C2 के साथ जो रहता है वो Y2 रहता है, ओके। और यहाँ पर भी थर्ड ऑर्डर में क्या हो जाता था, तीन आ जाते थे ना आर्बिट्री कांस्टेंट, C1 C2 C3, है ना। तो C1 के साथ जो है Y1, C2 के साथ जो है वो Y2 एंड C3 के साथ जो है वो Y3 रहता था, ओके। और फिर पी का फॉर्मूला 1/f(d) इंटू फाई नहीं था, अब पी का फॉर्मूला चेंज हो जाता था u/1 प्लस v/2 से, और सिमिलरली ये केस में u/1 प्लस v/2 प्लस w/3 आ जाता था। अब u भी निकालते थे फिर हम, तो u के लिए फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ u के साथ y1 ऑलरेडी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ y2 फाई अपॉन w होता था, ओके। और u मतलब तुम नेगेटिव हो, लेकिन हम v मतलब v पॉजिटिव है, तो v के साथ था y2, इसलिए हम यहाँ पर y1 लिखते थे, y1 5/w, एंड w क्या होता था, व्रॉन्स्कियन होता था w, ठीक है। तो उसका मतलब डिटर्मिनेंट रहता था y1 y2, नीचे y1 डेरिवेटिव एंड y2 का डेरिवेटिव, तो इससे w निकलता था, फिर u भी निकलता था, फिर u v w सबको इधर डाल देते अपन, तो हमें ये pi मिल जाता था, एंड फिर कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस pi। और इसमें w कैसे निकालते थे, क्योंकि अब तीन आ गया y1 y2 y3, इसलिए 3/3 का डिटर्मिनेंट बनता था, वहाँ दो था तो इससे 2/2 का डिटर्मिनेंट बन रहा था। अब इसमें डेरिवेटिव होता था सेकंड रो में, थर्ड रो में रहता था डबल डेरिवेटिव, ओके। तो इसको सॉल्व करते थे, नॉर्मली खोल सकते या फिर आप ट्रिक के जरिए भी इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते, तो इससे आपको w की वैल्यू मिलती थी, है ना। फिर u v w कैसे निकालते थे, अब पिछले इसमें सब प्लस रहते थे, पिछली वाली की तरह नहीं था। इसमें मैंने एक ट्रिक बताया था 1 2 3 वाली, 1 2 एंड 3 वाली, है ना। ऐसे जाना रहता था और फिर ऐसे घूम के वापस आना रहता था। तो क्या था, मतलब u के साथ y1 है तो 2 और 3 नहीं है, तो y2 एंड y3 का डेरिवेटिव माइनस y3 एंड y2 का डेरिवेटिव। v के साथ y2 है, 3 एंड 1 नहीं है, देखो 3 एंड घूम के आओ फिर 1 नहीं है, तो 3 1 का डेरिवेटिव 1 3 का डेरिवेटिव। एंड w के साथ क्या है, 3 है लेकिन 1 2 नहीं है, घूम के आओ 1 2 नहीं है w के साथ, तो 1 एंड 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 एंड 1 का डेरिवेटिव। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 आना चाहिए, 1 एंड 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 एंड 1 का डेरिवेटिव, ओके। तो ये सिंपल सा था, सॉरी 1 है, ओके। तो ये पूरा टोटल समरी थी हमारी मॉड्यूल 2 की। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा, तो ये पूरा फेयर कर लेना, और आपको एग्जाम के वक्त बस इसको भी देख लोगे ना, आपको सब याद आ जाएगा कि क्या और क्या नहीं किए थे हमने। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में ना कुछ कुछ मॉडरेट क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कुछ हाई लेवल क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। हाई लेवल क्वेश्चन इसलिए ताकि उसको सॉल्व करने बाद आपको सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे, इसलिए कुछ कुछ हाई लेवल क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ेंगे ताकि पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो। लेकिन अगर वो किसी किसी को समझ नहीं आता है हाई लेवल क्वेश्चन, तो डीमोटिवेट होने की बात नहीं है, क्योंकि आप मॉडरेट लेवल क्वेश्चन के जरिए भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हाई लेवल क्वेश्चन इसलिए लेते थे ताकि थोड़ा भी रिस्क ना ले, एक भी स्टोन अनटर्न ना रहे हमारा, ठीक है। तो लेट्स मूव टू फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज d⁴ माइनस 18d² प्लस 81 इज इक्वल टू 0। इसको बोल रहे हैं सिर्फ सॉल्व करने, देखो पेपर में ऐसे ही लिख के आएगा सॉल्व दिस।
तो अभी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है, मतलब ये सेकंड मॉड्यूल से है, हायर ऑर्डर से है ना। हायर ऑर्डर में भी देखो फाई नहीं है, कुछ भी जीरो है, फाई राइट हैंड साइड जीरो है, तो ये होमोजेनियस फॉर्म है। तो होमोजेनियस में सिर्फ और सिर्फ इसका सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू सी एफ होता है, क्योंकि पी आई तो जीरो हो जाएगा होमोजेनियस में, है ना। तो हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें सी एफ निकालना है। तो सी एफ निकालने के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी रेस टू 4 माइनस 18 डी स्क्वायर प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अब इसको दो तरीके के आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आप, अगर आपके पास वो वाइट वाला कैल्सी होगा तो आप उसमें ये वैल्यूज पुट करो, डायरेक्टली आपको डी की 4 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ पर फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, तो डी की 4 वैल्यू मिलनी चाहिए आपको, है ना। या तो डायरेक्टली वैसे कर सकते हो कैल्सी में पुट करके, या फिर अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हो तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 18 डी स्क्वायर प्लस 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, तो ये 9 का स्क्वायर बन गया इक्वल टू 0। ओके, अभी देखो यहाँ पर ये आपको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर फॉर्म में नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसका स्क्वायर करके देखो, डी स्क्वायर माइनस 9 का ये करके देखो, होल स्क्वायर करके देखो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा डी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18 डी स्क्वायर प्लस 81। सेम एक्सप्रेशन मिला आपको, हाँ। तो मतलब आप इस चीज़ को ये भी लिख सकते हो, मतलब इस चीज़ को आप ये भी लिख सकते हो, तो हम वो लिख देते। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी स्क्वायर माइनस 9 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस 9 दो बार आएगा, डी स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अभी एक बार इसको इक्वल टू 0 करके देखो, तो डी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, एंड यहाँ वाले का भी डी स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, तो डी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। और सिमिलरली यहाँ भी आ जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो डी की 4 वैल्यूज क्या आ गई हमारे पास, 3 3 माइनस 3 माइनस 3। ओके, 4 रूट्स आ गए हमारे पास। तो अगर आप फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन ऐसे ही है तो ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ नहीं हो पाती, जो कॉम्प्लेक्स रहती है ना वो नहीं हो पाती। तो इसलिए एक दिन के लिए आप वो वाइट वाला कैल्सी कहीं से भी लेके आओ, ताकि आपका एक भी मार्क्स छूटे ना। उसमें आप डायरेक्टली क्वेश्चंस की वैल्यू डाल दोगे ना, तो आपको आराम से आंसर मिल जाएगा रूट्स का। तो अब सी एफ निकालते हैं, ठीक है। तो सी एफ देखो, ये दो रिपीट हो रहे हैं और ये दो रिपीट हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x ई रेस टू 3x प्लस c3 प्लस c4x e raised to minus 3x. This is your CF and this is also your complete solution. Okay, now let's move to second question. Second question is d cube minus 4d y is equal to 2 cos hyperbolic 2x वो भी द होल स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको देख के डरना नहीं है कि ये क्या हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक आ गए, ये तो पता भी नहीं हमको क्या होता है। ओके, सो इसका लेना देना ही नहीं कुछ भी वैसे भी एक क्वेश्चन में। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता था हर क्वेश्चन सॉल्व करने का, फर्स्ट सेकंड स्टेप तो पूरे मॉड्यूल में थ्रू आउट सेम ही था। फर्स्ट स्टेप था ऑपरेटर फॉर्म में लाओ, ये ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में, इसको क्या लाना ऑपरेटर फॉर्म में, ठीक है। फिर क्या होता था, क्योंकि फाई नॉन इक्वल टू 0 है तो ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। ओके, तो क्या होता था नॉन होमोजीनियस के लिए सोल्यूशन क्या होता था, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता था सोल्यूशन। ओके, और फिर ये लिखने के बाद हम क्या करते थे, सेकंड स्टेप पे जाते थे। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, सी एफ निकालते थे हम। ओके, तो सी एफ क्या हो जाएगा, डी क्यूब माइनस 4d इज इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे हमने, एंड देन इसको आप डायरेक्ट कैल्सी में भी डाल सकते हो, तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा d इज इक्वल टू 0 2 माइनस 2, ये आंसर मिल जाएगा, है ना। फिर सी एफ निकालो आप, सी एफ क्या हो जाएगा, c1 ई रेस टू 0x प्लस c2 ई रेस टू 2x प्लस c3 ई रेस टू माइनस 2x। ओके, तो c1 ये हो गया, और ये ई रेस टू 0x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओके, तो फिर आप थर्ड स्टेप पे आते थे। अभी ये क्वेश्चन के बाद से मैं फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप नहीं सॉल्व करूँगा, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ मेरे को रिक्वायर रहेगा वहाँ वहाँ मैं कर दूंगा सेकंड स्टेप सॉल्व। अब डायरेक्टली हम पी आई निकालेंगे हर क्वेश्चन का, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सो पी आई का फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/f of d इज इंटू 5। ओके, सो
वन अपॉन एफ ऑफ डी लिखते हैं हम। एफ ऑफ डी क्या है, डी क्यूब माइनस 4d, तो डी क्यूब माइनस 4d इंटू फाइव क्या है हमारा, 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x। ओके, ये फाइव हमारा, फाइव पे डिपेंड करता है हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। सो फाइव को देखो ध्यान से, वो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर, हाँ इससे पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं हम कि अगर साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा द होल स्क्वायर। ओके, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिख सकते हम, साइन थीटा स्क्वायर। ओके, ये दोनों अलग हो जाता है क्योंकि एंगल का स्क्वायर हो गया अंदर, लेकिन एंगल का स्क्वायर नहीं, वो साइन का स्क्वायर है। ठीक है, ये दोनों सेम है लेकिन ये तीसरा वाला अलग है, तो इसलिए इसको तीसरे वाले की तरफ नहीं लिखना। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 2x को, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये स्क्वायर हम पूरे ब्रैकेट को भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ओके, अभी हाइपरबोलिक कोई टाइप में बिलोंग ही नहीं करता हमारे। ठीक है, तो हम इसको क्या टाइप 6 से सॉल्व करेंगे, नहीं नहीं, थोड़ा आप दिमाग लगाओ कि आपको ना इसके लिए हाइपरबोलिक का फॉर्मूला तो भी रिमेंबर रहना चाहिए कि एक कॉस हाइपरबोलिक एंड साइन हाइपरबोलिक का एक फॉर्मूला होता है जिससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ई रेस टू टाइप में। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है वो अब रिमेंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, अब से रिमेंबर रखना। सो साइन हाइपरबोलिक टीटा का फॉर्मूला होता है ई रेस टू टीटा माइनस ई रेस टू माइनस टीटा। ओके, मतलब ई रेस टू टीटा में से ई रेस टू माइनस टीटा को माइनस करो अपॉन 2। एंड सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक टीटा का फॉर्मूला होता है ई रेस टू टीटा प्लस ई रेस टू माइनस टीटा अपॉन 2। ये दो फॉर्मूले हैं हाइपरबोलिक के, तो आप इसको आपसे याद कर लो। ठीक है, साइन अगर हाइपरबोलिक है उसको आपको कन्वर्ट करना है ई के फॉर्म में, तो ये फॉर्मूला लगाना। एंड कॉस है तो सेम फॉर्मूला लगता है, बस सिर्फ अपोजिट साइन से कॉस में प्लस आता है एंड साइन में माइनस आता है। ओके, तो अब कहीं भी आपको हाइपरबोलिक दिखाना, उससे घबराना नहीं, उसमें आपको सिंपल ई के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपसे ये दिमाग में फिट कर लो। ओके, सो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, कॉस हाइपरबोलिक टीटा हमारा है 2x है, तो अब इसको ई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला यहाँ है ना उसको अप्लाई करेंगे हम, एंड इजीली फिर हमारा वो ई के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर टाइप 1 से बिलोंग करेगा वो। सो लेट्स डू इट, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 4d। ओके, 2 और ब्रैकेट में क्या, इसको इसको फॉर्मूला लगाओ, तो ई रेस टू टीटा, तो ई रेस टू 2x आ जाए यहाँ पर, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x, ठीक है, डिवाइड बाय 2 द होल स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, ब्रैकेट खोलने का, ऑब्वियस सी बात है। तो फर्स्टली ये एज इट इज लिखता हूँ 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 4d इंटू 2। ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ऊपर वाला a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x द होल स्क्वायर। ओके, एंड नीचे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अब 1/2 तो एक नंबर है तो इसको हम डेरिवेटिव के बाहर ले सकते हैं, तो 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d। यहाँ पर ई रेस टू 2x का स्क्वायर, तो 2 2 ज़ा 4, ई रेस टू 4x प्लस, देखो ई कॉमन है, बेस कॉमन है, तो 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, तो ई रेस टू 0 1 होता है, तो यहाँ बचेगा बस 2। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ई रेस टू माइनस 2x का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन ई रेस टू 2x। ओके, तो ई रेस टू 2x ई रेस टू 2x कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ अंदर सिर्फ 2 बचेगा। फिर प्लस यहाँ हो जाएगा ई रेस टू माइनस 2x इंटू 2 माइनस 4x। ओके, और ये हाफ तो पूरे से मल्टीप्लाइड में क्योंकि पूरे का कॉमन निकाले हमने। अभी इसको हाफ और ब्रैकेट खोलो, मतलब इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d ई रेस टू 4x प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू 2 प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d इंटू ई रेस टू माइनस 4x। ओके, ये हमारा है पी आई, हम पी आई निकाल रहे जब से, तो ये हमारा है पी आई। सो अभी इसको साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व करेंगे तो कॉम्प्लिकेट हो सकता है ना, तो इसलिए हम इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। इसको PI1 बोलते हैं हम, इसको अब हम बोलेंगे PI2, इसको बोलेंगे PI3। अब हम इसको अलग से PI1 2 3 निकालते हैं। ओके,
सो लेट्स सॉल्व पी आई वन। क्या है वो? 1/d³ माइनस 4d ई रेस टू 4x। ओके, तो ये सिंपली हमारा टाइप 1 से बिलोंग करता है, जिसमें a है हमारा 4, तो d को a से रिप्लेस करना है, तो जहाँ जहाँ d दिखा वहाँ वहाँ a डाल दो, तो d³ हो जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 इंटू 4 ई रेस टू 4x। 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4 4 जा 16, तो बचेगा 48, तो ई रेस टू 4x अपॉन 48। ओके, सो ये हमारा पी आई वन है। अभी हम निकालेंगे पी आई टू। पी आई टू क्या है वो? 1/d³ माइनस 4d इंटू 2, ये है हमारा पी आई टू। अभी 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, तो इसके लिए हमें ई रेस टू 0x का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। ओके, ई रेस टू 0x 1 होता है, तो इससे हमारे इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी ई रेस टू 0x तो यहाँ है, लेकिन 2 तो एक कांस्टेंट नंबर है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं डेरिवेटिव के, तो 2 अपॉन, हाँ, अभी a क्या है हमारा? a है हमारा 0, तो d³ की जगह हम क्या लिखेंगे? 0 का क्यूब माइनस 4 इंटू 0 ई रेस टू 0x। अभी देखो 0 माइनस 4 0 से 0, 0 माइनस 0 0 होता, 1/0 आ गया यहाँ पर, तो ये तो दिक्कत वाली बात है, डिनोमिनेटर 0 हो गया। तो इस केस में क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं, तो हमारा एफ ऑफ डी क्या है? d³ माइनस 4d है। ओके, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश डी हो जाएगा 3d² माइनस 4, तो 1/, यहाँ देखो, अब उसका डेरिवेट करेंगे अपन, 3d² माइनस 4 उसका डेरिवेटिव है ई रेस टू 0x। लेकिन जब हम डेरिवेट करते हैं तो x मल्टीप्लाई होता है, एक बार डेरिवेट किए तो एक बार x मल्टीप्लाई होता है, वो भी बाहर होता है डेरिवेटिव के अंदर, नहीं करना मल्टीप्लाई ना, तो सम रॉन्ग हो जाता है। ओके, बाहर करेंगे हम। सो अब हम सब्स्टिट्यूट करते, 2x 0 सब्स्टिट्यूट करो, 1/3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 4 ई रेस टू 0x। तो ई रेस टू 0x का तो अब काम हो गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, तो 1 लिख सकते हैं उसको हम। ओके, अब देखो 3 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस 4 इज माइनस 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या बचेगा? माइनस x/2। ये आ गया हमारा पी आई टू। ओके, अब हम निकालते हैं पी आई थ्री। सो पी आई थ्री इज इक्वल टू 1/d³ माइनस 4d इंटू ई रेस टू माइनस 4x। ये था हमारा पी आई थ्री। अब इसको सॉल्व करना है। अब a की वैल्यू हमारी है -4, तो जहाँ d³ है वहाँ -4 डालना है, जहाँ d है वहाँ -4 डालना है, -4 का क्यूब माइनस 4 इंटू -4। ओके, d की जगह -4 डाले, ई रेस टू -4x। अभी ये क्या हो जाएगा? 1/64 होता है 4 का क्यूब, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 16, -64 प्लस 16 इज -48, तो क्या हो जाएगा? -1/48 ई रेस टू -4x इज अवर पी आई थ्री। ओके, अब 1 2 3 निकाल लिए, अब हमें इसमें डालना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या हो जाएगा? पी आई वन इज इक्वल टू हाफ। अब था हमारा पी आई वन, सॉरी पी आई हमारा टोटल पी आई, तो उसमें हाफ पी आई वन क्या है हमारा? ई रेस टू 4x अपॉन 48। ओके, तो ई रेस टू 4x अपॉन 48। ओके, पी आई वन प्लस पी आई टू है हमारा, तो पी आई टू क्या है हमारा? -x/2, तो -x/2, फिर प्लस पी आई थ्री क्या है हमारा? माइनस ई रेस टू 4x अपॉन 48, तो क्या हो जाएगा? माइनस ई रेस टू -4x अपॉन 48। ओके, ये आया। तो यहाँ पर भी अगर आप छोड़ दोगे सोल्यूशन तो भी चलेगा, लेकिन ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। वो कैसे पता है? वो ऐसे ई रेस टू, ये सॉरी, इस टर्म को सेम एक साथ लाओ, ई रेस टू 4x माइनस ई रेस टू -4x अपॉन 48 माइनस x/2। ओके, मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ लाया। अभी आपको ये कुछ फॉर्मूला रिजेंबल करते हुए दिख रहा है, ई रेस टू 4x माइनस ई रेस टू -4x, मतलब ई रेस टू टीटा माइनस ई रेस टू माइनस टीटा अपॉन 2 हो जाता, तो ये हम लिख सकते थे ये फॉर्म में, साइन हाइपरबोलिक टीटा के फॉर्म में। तो अपॉन 2 लाने के लिए क्या करते हैं? इसको काम करो, ये 2 अंदर भेज दो, तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 48 बाहर ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
48 यहाँ ले लो 1/48, और ये यहाँ पर हो जाएगा e⁴x माइनस e⁻⁴x अपॉन 2 माइनस x/4। अभी ये जो है ना फॉर्मूला बन गया मेरा काय का, साइन ऑफ हाइपरबोलिक 4x का, साइन हाइपरबोलिक 4x माइनस x/4, दिस इज योर PI। ओके, सो PI निकल गया हमारा। अब कंप्लीट सोल्यूशन लिखो, तो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF और PI को दोनों को ऐड कर दो तो आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2e⁻x cos ऑफ x/2। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन। इसको अब हमें सॉल्व करना है। सो सॉल्व करने के लिए फर्स्ट सेकंड स्टेप विल रिमेन सेम। फर्स्ट स्टेप ऑपरेटर फॉर्म, सेकंड स्टेप CF विल रिमेन सेम। वी विल मूव टू थर्ड स्टेप, डायरेक्टली हम PI निकालते। तो PI क्या है, PI इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू फाइव। ओके, सो 1/f(d) क्या है, d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू फाइव क्या है हमारा 2e⁻x cos ऑफ x/2। ओके, अभी सबसे पहले ये 2 को नंबर है ये, तो उसको बाहर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा 2 1/d² माइनस 3d प्लस 2। तो अंदर क्या बचेगा e⁻x cos ऑफ x/2। अभी देखो ये किससे बिलोंग करता है, क्योंकि e⁻x है एंड x के साथ एक और एक x का फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो ये टाइप 4 से बिलोंग करता है e⁻x इंटू वी। तो इसमें हम क्या करते थे, e⁻x को बाहर फेंकते थे और उसका जो कोएफिशिएंट है, जैसे इसमें है +1, तो d की जगह d+1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू e⁻x बाहर आ गया, और 1 जहाँ जहाँ d है वहाँ d+1 हो जाएगा। तो d+1 द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू d+1 प्लस 2, और यहाँ अंदर क्या बचेगा बस cos ऑफ x/2। ओके, अभी इसको खोलो आप, 2 इंटू e⁻x 1 इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या हो जाएगा d² प्लस 2d प्लस 1, ये ब्रैकेट खोलो माइनस 3d माइनस 3 प्लस 2 cos ऑफ x/2। ओके, सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा d², 2d माइनस 3d इज माइनस d, 1 माइनस 3 इज माइनस 2 प्लस 2 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ। ओके, सो नीचे बचेगा d² माइनस d cos ऑफ x/2। ओके, अभी ये टाइप देखो आप, अब वो तो e⁻x बाहर चले गए, अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप देखो, ये तो नॉर्मल हमारा cos ax वाला टाइप है, ठीक है। तो इसमें a क्या है हमारा, a है हमारा x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2। ओके, तो a² हमारा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, एंड माइनस a² का हो जाएगा -1/4, और जहाँ भी d² दिखा आपको उसमें आपको रिप्लेस करना है -a² से, मतलब -1/4 से। ओके, तो 2e⁻x 1 d² के क्या डालेंगे अपन -1/4 माइनस d cos ऑफ x/2। ओके, अब एक काम करो, ये दोनों जगह माइनस, एक काम करो एक माइनस कॉमन लेके बाहर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा -2e⁻x 1/1/4 प्लस d। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि अगर सिर्फ और सिर्फ d रिमेन होता है सब्स्टिट्यूशन के बाद, तो अब इसको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम। तो इसका कॉन्जुगेट क्या रहेगा 1 माइनस 1/4 माइनस d अपॉन 1/4 माइनस d। ठीक है, हम रैशनलाइज कर रहे हैं डिनोमिनेटर को, और cos x/2 तो वहीं का वहीं है। अब इससे क्या हो जाएगा, ऊपर तो वैसे का वैसे ही रहेगा -2e⁻x, ऊपर क्या हो जाएगा 1/4 माइनस d। ओके, cos ऑफ x/2, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे देखो आप a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a² माइनस b² हो जाएगा। तो a² क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर मतलब 1/16 माइनस b² क्या हो जाएगा d²। अब d² की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ -1/4, तो 2e⁻x 1/4 माइनस d cos ऑफ x/2 अपॉन 1/16 माइनस d² की जगह क्या डाल सकते हैं -1/4, तो -1/4। ओके, अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2e⁻x।
अब ये cos x/2 को अंदर भेजो तो क्या हो जाएगा, cos x/2 इंटू 1/4। सो 1/4 को मैं स्टार्ट में लिखता हूँ, 1/4 इंटू कॉस x/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ cos x/2। डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, साइन होता है, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन होता है, माइनस साइन x/2 इंटू, अब x का कोएफिशिएंट 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1/16 प्लस 1/4, तो 1/16 प्लस 1/4 इंटू 4 और यहाँ पर इंटू 4, 4 4 16 और ऊपर हो जाएगा 4 + 1 5, 5/16 आ जाएगा नीचे सिंपली। ओके, अभी 5/16 ऊपर जाएगा जब तो पलट जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो 16/5 हो जाएगा, तो -2 e⁻x 16/5 1/4 cos ऑफ x/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हाफ साइन ऑफ x/2, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ओके, 2 16 32, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ ताकि एक स्टेप हमारा बच जाए। ओके, तो ये रहा आपका पी आई। सो पी आई निकल गया। अब आप कंप्लीट सोल्यूशन निकाल सकते हैं, y = CF प्लस पी से CF एंड पी दोनों को ऐड कर दो तो आपको ये कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए आपने कितना इजीली हमने आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लिया। ऐसे रैंडमली क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहेंगे ना, हमारा दिमाग बहुत खुल जाएगा। सो लेट्स सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज d² प्लस 6d प्लस 9y इज इक्वल टू e⁻³ अपॉन x³ प्लस 2⁻x। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। सो फर्स्ट सेकेंड स्टेप आप परफॉर्म कर लेना, हम सीधा थर्ड स्टेप पे आते जो कि है पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) इंटू 5। तो पी आई इज इक्वल टू 1/f(d) क्या है हमारा, f(d) को f(d) लिखते फिलहाल के लिए। 5 क्या है हमारा, e⁻³ अपॉन x³ प्लस 2⁻x। ओके, बीच में प्लस साइन है तो हम इसको दोनों को दे सकते हैं, तो लेट्स गिव इट टू बोथ। 1/f(d) e⁻³ x³ को ऊपर ला लो तो x⁻³ हो जाएगा, प्लस 1/f(d) इंटू 2⁻x। ठीक है, तो अब ये हम इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, इसको PI1 बोलेंगे एंड इसको PI2 बोलेंगे। ओके, अभी PI1 सॉल्व करते हैं हम। सो PI1 इज इक्वल टू 1/f(d) क्या हमारा, d² प्लस 6d प्लस 9 और e⁻³ x⁻3। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो e⁻x के साथ एक x का टर्म मल्टीप्लिकेशन में तो टाइप 4 से बिलोंग करता है, तो e⁻³ को हम बाहर फेंक सकते हैं, तो लेट्स e⁻³ बाहर आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x कोएफिशिएंट -3 है तो हर जगह -3 हो जाएगा, d-3 d-3, तो d-3 द होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू d-3 प्लस 9, तो यहाँ क्या बचेगा x⁻3। ओके, अभी इसको खोलो आप ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा e⁻³ जो कि बाहर आ चुका, 1/d² माइनस 2 3 6d, ठीक है, प्लस 3 3 9 प्लस 6d माइनस 6 3 18 प्लस 9 x⁻3। ओके, तो e⁻3x अपॉन 1/d³ माइनस 6d प्लस 6d कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, 9 9 18 होता है, 18 माइनस 18 ये भी कैंसिल हो गया, तो नीचे बचेगा क्या, सॉरी क्यूब नहीं है स्क्वायर है ना, क्यूब कहाँ से आ गया, d² आ जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ d² बचेगा इंटू x⁻3। अभी 1/d² का क्या मतलब होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो 1/d² का मतलब हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन, तो क्या ये सिंपली डबल इंटीग्रेशन ऑफ x⁻3 है। सो इसको हम डबल इंटीग्रेट करेंगे, e⁻3x। अब सिंगल बार इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा, x⁻3 प्लस 1/-3 प्लस 1। ओके, तो क्या हो जाएगा e⁻3x इंटीग्रेशन ऑफ x⁻2 अपॉन -2। ओके, वो -2 को बाहर लेके आ जाओ और x⁻2 का इंटीग्रेशन करो, e⁻3x अपॉन -2, तो x⁻2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x⁻2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। सो क्या बचेगा, e⁻3x अपॉन
यहाँ हो जाएगा एक्स रेस टू -1 अपॉन -1 और यहाँ पर हो जाएगा -2। तो ये 2 इंटू 1 2 और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा e रेस टू -3x x इनवर्स अपॉन 2। दिस इज योर PI1। ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू PI2। तो PI2 क्या है, अपन 1 अपॉन d² + 6d + 9 d² + 6d + 9 इंटू 2⁻x। ओके, ठीक है। अभी 2⁻x कौन सा टाइप है? हमने एक टाइप पढ़ा e⁻x वाला, दूसरा साइन कॉस, तीसरा ना x⁻x का मतलब पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप है x⁻m, चौथा e⁻x इंटू वी, एंड पांचवा था x इंटू वी, एंड छठा नॉन ऑफ द अबव। तो ये क्या नॉन ऑफ द अबव में आता है? नहीं, जैसा हमने हाइपरबोलिक के साथ ट्रिक किए थे, इसके साथ भी सेम ट्रिक अपनाना है। क्या ट्रिक अपनाना है? देखो, ये हाइपरबोलिक भी कोई टाइप में नहीं आ रहा था हमारा जब हाइपरबोलिक कर रहे थे ना, लेकिन वो e⁻ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2⁻x भी ना e⁻ फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। वो कैसे? तो ये हमने जैसे पहले किए थे अपना कॉस में, कॉस हाइपरबोलिक कोई टाइप से बिलोंग नहीं करता था। ओके, कहाँ गया हमारा फर्स्ट सम, सेकंड सम, सॉरी, हाँ ये था। तो कॉस हाइपरबोलिक कोई टाइप से बिलोंग नहीं करता, तो हमने उसको ई में कन्वर्ट किए थे। तो सिमिलरली अगर आपको यहाँ, तो यहाँ पर भी देखो 2⁻x है, ठीक है, तो 2⁻x को हम ई में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? हम एक लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो ये आपको आगे भी काम आएगा, आगे M3 M4 में भी काम आ सकता है। एक लॉग की प्रॉपर्टी आप रिमेंबर करो, क्या होता है वो? अगर मैं a log b लिखता हूँ, ठीक है, इसका एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ 2 log of 3। ओके, तो ये जो है ना a, इसके पास एबिलिटी है वो ट्रैवल करने की, क्या? log b⁻a होता है ये एक लॉग की प्रॉपर्टी है। ओके, तो a है ना ऊपर जा सकता है b की पावर में। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? log of 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आप समझे, अगर यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट आता है log के साथ, वो ऊपर जा सकता है पावर में। तो सिमिलरली अगर मैं log of 2x लिखता हूँ, ठीक है, अगर सॉरी log of 2⁻x लिखता हूँ अगर मैं, तो अगर वो ऊपर जा सकता है तो नीचे भी आ सकता है ना। इसको उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर 3 स्क्वायर है तो वो आगे आ सकता है, 2 log 3 हो सकता है। तो वैसे ही सिमिलरली log 2⁻x है तो x आगे आ सकता है, तो x log of 2 बन जाएगा वहाँ पर। ओके, तो 2 log of 2x विल बी x log of 2, ठीक है। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर log of 2⁻x करता हूँ, ठीक है, समझो यहाँ पर log of 2⁻x करता हूँ, तो मेरी इक्वेशन चेंज हो गई ना। मैंने एक लॉग का टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, ऐसे ही अभी हवे में इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने एक लॉग का टर्म। तो ऐसे तो कर नहीं सकते मैक्सिमम, अपनी इक्वेशन को इफेक्ट नहीं होना चाहिए अगर हम कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो आपको याद रहेगा कि मॉड्यूल 1 में हम एक प्रॉपर्टी पढ़ते थे e⁻log की, e⁻log ऑफ x अगर है तो e और log कैंसिल हो जाते थे और बचता था सिर्फ और सिर्फ x। तो सिमिलरली अगर e⁻log 2 है तो ई लॉग कैंसिल होकर बचता था सिर्फ और सिर्फ 2। तो अगर यहाँ पर मेरे को लॉग लाना है तो मैं इसको ऐसे ला सकता हूँ ई की पावर में कि e⁻log ऑफ 2⁻x। तो अब क्या हो जाएगा? ई एंड लॉग कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बस 2⁻x ही बचेगा वहाँ पर। तो हमारा वहाँ पर जो 2⁻x था वो इंटैक्ट रहा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, सो ये नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ मैं। यहाँ पर हमारा है 2⁻x, ठीक है, तो 1/d² + 6d, सॉरी, +6d + 9। अब क्या लिख सकता हूँ मैं? e⁻log 2⁻x लिख सकता हूँ। ई लॉग कैंसिल होकर 2⁻x ही बचने वाला है। अभी ये x को मैं आगे बुला सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा उससे? 1/d² + 6d + 9 e⁻x log 2। ओके, अभी देखो ये सब मैंने क्यों किया मैं बताता हूँ आपको। जो जहाँ भी ये आ जाएगा ना 2⁻x या एनीथिंग रेस टू x आती है ना, वो आपको इतना रिमेंबर करना है कि आपको ई लॉग का यूज़ करना है। इससे आप क्या कर सकते हो? इससे आप ई के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आपके टाइप को। 2⁻x किसी को बिलोंग नहीं कर रहा था, अब वो e⁻ax वाला टाइप बन गया, जिसमें आप हमारा a की वैल्यू हो गई log 2। नाउ आवर a इज बिकम log 2 एंड दिस इज सिंपली आवर टाइप 1 e⁻ax। तो क्या करना रहता है उसके अंदर? d को a से रिप्लेस करना रहता है। तो मतलब क्या हो जाएगा? log 2 का स्क्वायर + 6 इंटू log
2 प्लस 9 और ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ 2। ओके, अभी इसका काम हो गया ना, ए से रिप्लेस कर दिया। हाँ, इसको आप ना कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व करो तो आपको आंसर आएगा 10.89। अभी ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ 2। अब सिंपली इसको हम पहले वाले फॉर्म में ला लेते क्योंकि उसका काम हो गया, रिप्लेस कर दिया हमने। अब पहले वाले फॉर्म में कैसे लाएंगे इसको, तो देखो एक्स को आगे भेज दो तो 2 रेस टू एक्स हो जाएगा। ओके, एक्स आगे से हट गया यहाँ से और ई लॉग कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 1/10.89 2 रेस टू एक्स इज योर PI2। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा होगा तो एक बार और रिवाइंड करके देख लो कि 2 रेस टू एक्स था तो मैंने ई लॉग को इंट्रोड्यूस करके, ई लॉग कैंसिल हो जाते 2 रेस टू एक्स, तो 2 रेस टू एक्स वैसे ही रहेगा। तो ई लॉग को इंट्रोड्यूस करके 2 रेस टू एक्स में एक्स आगे लाया तो उससे क्या हो गया, मेरे को ई रेस टू एक्स का टाइप मिल गया और ए की वैल्यू मिल गई log 2 और वही सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया सिंपली अपना 1/10.89 इंटू 2 रेस टू एक्स। अभी क्या करना है हमको, अभी हमारा नॉर्मल जो PI था वो क्या था, PI1 प्लस PI2। तो PI1 है ई रेस टू माइनस 3x एक्स इनवर्स बाय 2, तो ई रेस टू माइनस 3x एक्स इनवर्स बाय 2 वही है ना। और PI2 क्या है, 10.89 प्लस 1/10.89 2 रेस टू एक्स। दिस इज आवर PI। तो सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI कर देना आप लास्ट में। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर एक ट्रिक थी बस और कुछ नहीं था। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू e रेस टू 2x sec square x and it is written as use method of variation of parameters। ओके, तो ये फुल लिखा रहेगा आपको क्वेश्चन पेपर में कि अप्लाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड सॉल्व दिस। ओके, तो क्वेश्चन में लिखा है यूज करने मेथड ऑफ वेरिएशन, तो आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा। आपको कोई दूसरा आप मेथड यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको अब बोल दिया गया है इसको यूज करने, तो आप इसको यूज करेंगे। ओके, तो इसको भी जब हम यूज करते हैं तो फर्स्ट 2 स्टेप तो सेम रहते हैं जैसे हम अब तक करते आए। क्या रहता है, फर्स्ट स्टेप रहता है ऑपरेटर फॉर्म में लाने का। ओके, तो वो आप लेके आ जाना एंड सेकेंड स्टेप रहता है CF निकालने का। तो CF के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है अपनी, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, d इज इक्वल टू 2,2 और CF क्या हो जाएगा, फिर CF हो जाएगा क्योंकि रूट्स रिपीटेड है तो C1 प्लस C2x ई रेस टू 2x। ओके, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। सो थर्ड स्टेप हमारा रहता है PI निकालने का। अब PI हमें कैसे निकालना है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करके। सो उसके अकॉर्डिंग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर PI क्या होता है, u(y1) प्लस v(y2)। ओके, अभी u v का तो फॉर्मूला है लेकिन y1 y2 तो हम CF से निकाल देते। तो यहाँ पर y1 जो C1 के साथ रहता है लेकिन C1 के साथ ई रेस टू 2x है, तो एक काम करो ये ब्रैकेट खोल लो तो क्या हो जाएगा, C1 ई रेस टू 2x प्लस C2 x ई रेस टू 2x। ओके, ये हमारा CF बन गया। अभी ये हमारा y1 हो गया एंड ये है y2। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ y1 जो है हमारा वो है ई रेस टू 2x एंड y2 है हमारा x इंटू ई रेस टू 2x। ओके, एंड फाइव क्या है हमारा, राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ई रेस टू 2x सेक स्क्वायर x, ई रेस टू 2x सेक स्क्वायर x। ओके, ये इन्फॉर्मेशन मैं लिख दिया। अभी यू वी के लिए हमें चाहिए रहेगा कैपिटल W रॉन्स्कियन, तो पहले हम वो निकाल लेते। W आ जाएगा हमारा y1 y2, y1 का डेरिवेटिव एंड y2 का डेरिवेटिव। ओके, सो y1 क्या है हमारा ई रेस टू 2x है एंड y2 है x इंटू ई रेस टू 2x। अभी ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू 2x इंटू 2। ओके, और x ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो u इंटू वी लगेगा, तो u को एज इट इज रखो। v का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 ई रेस टू 2x हो जाएगा। ओके, अब v को वैसे ही रखो प्लस और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। हो गया, ये सॉल्व हो गया। अभी इसको, सॉरी ये सॉल्व नहीं हुआ, डेरिवेटिव निकाले हमने। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम,
डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। ओके, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू टू एक्स इंटू ये जो यहाँ पर है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ई रेस टू टू एक्स इंटू एक्स इंटू टू ई रेस टू टू एक्स प्लस, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू टू एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स। ओके, अब माइनस, अब ये दोनों का प्रोडक्ट रहेगा तो क्या रहेगा, टू एक्स ई रेस टू टू एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स। अभी देखो यहाँ पर ये दोनों टर्म टू एक्स ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू टू एक्स, टू एक्स ई रेस टू टू एक्स ई रेस टू एक्स, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ई रेस टू टू एक्स इंटू ई रेस टू टू एक्स, मतलब ई रेस टू फोर एक्स बचेगा। तो ये रहा हमारा डब्ल्यू रॉन्स्कियन। अब यू लिखते, तो यू का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ यू के साथ वाई टू नहीं है तो वाई टू फाइव अपॉन डब्ल्यू एंड यू आर नेगेटिव। ओके, वी इज पॉजिटिव, वी आर पॉजिटिव, और वी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, वी के साथ वाई टू है वाई वन नहीं है तो वाई वन फाइव अपॉन डब्ल्यू। ओके, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इंटीग्रेशन वाई क्या, वाई टू क्या हमारा एक्स ई रेस टू टू एक्स, एक्स ई रेस टू टू एक्स इंटू फाइव क्या हमारा ई रेस टू टू एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन डब्ल्यू क्या है ई रेस टू फोर एक्स। अभी देखो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू फोर एक्स, और नीचे भी ई रेस टू फोर एक्स है तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो x है और एक और एक x का फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो u इंटू वी लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन का u इंटू वी, तो उसमें एक फॉर्मेट, सॉरी उसमें एक रूल फॉलो करना रहता है जो रहता है आइलेट। तो ये अल्जेब्रिक है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आई एल ए टी ए, तो अल्जेब्रिक पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, मतलब अल्जेब्रिक को u ट्रीट करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्रिक को v ट्रीट करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व, माइनस, अब u इंटू वी क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी, इंटीग्रेशन u इंटू वी इज नथिंग बट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ v, ये फॉर्मूला है तो ये अप्लाई करते हैं, तो u विल बी रिमेन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन u का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव वन होता है एंड फिर से इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट, माइनस एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। ओके, माइनस एक्स टेन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, तो दो तरीके से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को। मैं यहाँ साइड में सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा क्योंकि अपने को, हाँ नहीं रहने दो, बाद में नहीं मिटा दो, फिर भी साइड में सॉल्व करता हूँ। टेन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो ऊपर प्लस साइन एक्स बैठा है तो ऊपर माइनस साइन एक्स लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर भी, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों कैंसिल होकर प्लस हो जाएंगे। अब ये माइनस को बाहर फेंक देता हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, तो क्या हो जाएगा माइनस, अब कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स ऊपर बैठा है तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स। ओके, सो अभी ये माइनस लॉग कॉस एक्स को एक और एक तरीके से लिख सकते हैं, माइनस क्या, माइनस वन है ना यहाँ पर, कुछ नहीं है तो माइनस वन, तो ये मैं ऊपर भेज सकता हूँ यहाँ पर, तो लॉग ऑफ कॉस एक्स रेज टू माइनस वन। तो कॉस एक्स का इन्वर्स क्या होता है, मतलब वन अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, सेक एक्स होता है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव ये भी होता है एंड ये भी होता है। ओके, सो कोई भी आप लिख सकते हैं, मैं ये वाला लिखता हूँ लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स। ओके, ये आ गया हमारा u। नाउ v निकालते हैं हम, v है इंटीग्रेशन ऑफ वाई वन फाइव अपॉन डब्ल्यू। सो इंटीग्रेशन वाई वन क्या है हमारा, वाई वन है हमारा ई रेस टू टू एक्स, और फाइव है हमारा ई रेस टू टू एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन डब्ल्यू क्या है ई रेस टू फोर एक्स, तो ये वापस कैंसिल हो गए।
तो अंदर बचा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो कि होता है 10x, ओनली 10x। तो v भी आ गया हमारे पास, u भी आ गए, y1 y2 है, तो पी आई हमारे को मिल गया। तो पी आई क्या है हमारा, पी आई इज इक्वल टू यू वाई वन प्लस वी वाई टू। ओके, सो u की वैल्यू डालो, माइनस एक्स 10x, अब वो माइनस खुलेगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सेक एक्स, ठीक है, इंटू वाई वन क्या है, ई रेस टू 2x, प्लस v क्या है 10x इंटू एक्स ई रेस टू 2x। ओके, अभी ये देखो, ये प्लस एक्स ई रेस टू 2x इंटू 10x है, एंड ये ई रेस टू 2x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स ई रेस टू 2x इंटू 10x हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ बचेगा लॉग ऑफ सेक एक्स इंटू ई रेस टू 2x। देखो ये ब्रैकेट खोलना, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको पी आई मिल जाएगा। सो दिस इज योर पी आई, एंड फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा सी एफ प्लस पी आई, जो कि लिख लेना आप। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 डी क्यूब माइनस 2d प्लस 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स सॉल्व इट। सो फर्स्ट सेकेंड स्टेप तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप वो आप कर लेना। मैं थर्ड स्टेप पे आता हूँ सीधा। थर्ड स्टेप हम निकालेंगे पी आई। तो पी आई का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर नहीं मेंशन है तो हम वो यूज़ ही नहीं करेंगे। तो पी आई का जो नॉर्मल फॉर्मूला है 1/f(d) इंटू 5 यूज़ करेंगे। ओके, सो 1/f(d), f(d) है डी क्यूब माइनस 2d प्लस 4, लेकिन फाइव क्या है हमारा, फाइव हमारा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, एक अल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो या तो आप वो इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके इसी चीज़ को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, इसलिए आप पूरे को एक कंसिडर कर लो और यहाँ पर एफ ऑफ डी लिखो। ठीक है, ये पूरे को एक कंसिडर करता है। और टाइप 3 में रूल क्या था, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो आप, 4 माइनस 2d प्लस डी क्यूब, क्योंकि टाइप 3 का वही रूल था, फर्स्ट रूल, ये छोटे से बड़े की तरफ जाओ। नाउ 1/, उसके बाद रूल क्या था, फर्स्ट टर्म कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लिए तो क्या बचा अंदर, 1 माइनस 2d/4 प्लस डी क्यूब बाय 4, और यहाँ पर इक्वेशन बची 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अभी क्या करना है, अभी 1 प्लस माइनस फॉर्म में लाना है, तो ये दोनों टर्म्स को क्लब करना पड़ेगा हमें। सो यहाँ 1/4 तो बाहर एज इट इज, टू 1/1। अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो अंदर, जब मैं इन दोनों को ब्रैकेट में डालूंगा तो अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा अंदर, 2d माइनस डी क्यूब बाय 4। ओके, उन दोनों को मैंने क्लब कर दिया। अब जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो मेरे को ये सेम चीज़ मिलेगी, माइनस 2d/4 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी क्यूब बाय 4। ओके, साइन सेम रहनी चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाती है। इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, अभी देखो 1/4 इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2d माइनस डी क्यूब बाय 4 का इनवर्स, और क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। सबसे बड़ा टर्म है एक्स स्क्वायर इसके अंदर, तो एक्स स्क्वायर उसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 2, एंड तीसरी बार करेंगे तो 0, एंड उसके आगे सब 0 हो जाएंगे। तो मतलब हमें डी क्यूब के आगे वाले टर्म नहीं चाहिए और डी क्यूब भी नहीं चाहिए। ओके, सो ये सीरीज मैं पहले खोलता हूँ, इज इक्वल टू 1/4, ये माइनस अंदर ला तो 1 प्लस हो जाएगा, प्लस 2d माइनस डी क्यूब बाय 4 रेस टू 1। ओके, अब पहले दो टर्म प्लस है तो सब टर्म प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 2d माइनस डी क्यूब बाय 4 raised to 2 and so on, and our equation will remain as it is, 3x square minus 5x plus 2. Okay, now is equal to 1/4, 1 plus 2d
बाय 4 माइनस डी क्यूब बाई 4। ओके, ये फर्स्ट टर्म का। एंड यहाँ पर देखो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पर, प्लस 2d का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2d इंटू डी क्यूब, सॉरी बीच में माइनस आएगा क्योंकि ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है ना, फिर प्लस डी क्यूब का स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16, and then our equation will remain as it is 3x square minus 5x plus 2। ओके, अभी यहाँ देखो आप, ये d इंटू डी क्यूब क्या हो जाएगा, डी रेस टू 4 जो कि 0 हो जाएगी, एंड ये डी क्यूब का स्क्वायर मतलब डी रेस टू 5, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, निगलेक्ट कर दो, तो ये एक टर्म बच रहा है यहाँ पर। ओके, सो क्या बच गया हमारे पास, 1/4, 1 प्लस 2/4 क्या होता है, 1/2 डी माइनस डी क्यूब बाई 4, हाँ डी क्यूब तो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म भी नहीं आएगा, माइनस डी क्यूब बाई 4 भी नहीं आएगा, ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 2d का स्क्वायर, तो 2d का स्क्वायर क्या होता है, 4d स्क्वायर बाय 16। ओके, और बाहर क्या बचा, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, अभी क्या करना है, ये पूरे ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है, ये 4 1 जा 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो ये बाय 4 हो जाएगा बस। अब 1/4 इंटू ये पूरे ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज आएगा, 3 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ओके, प्लस हाफ, हाफ तो नंबर है, अब उसका डेरिवेटिव, ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3 टू द 6x माइनस 5, इसका डेरिवेटिव हो गया। ओके, प्लस डिवाइड बाय 4, उसका डबल डेरिवेटिव मतलब इसका डेरिवेटिव, तो 6 आ जाएगा सिर्फ। हो गया, आ गया आंसर आपका, बस ये सबको सिंप्लीफाई करो, खोलो इसको, 1/4 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 प्लस 6x/2 माइनस 5/2 प्लस 6/4। ओके, इसमें x के टर्म को एक साइड लाओ और ये नंबर्स को सिंप्लीफाई करो, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1/4 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, दिस इज योर पी। तो एक बार पी निकल गया, फिर कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, जो कि आप पूरा का पूरा लिखना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डी स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू x साइन स्क्वायर x। ओके, इसको सॉल्व करना है, और ये ना थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए अगर ये किसी के थोड़ा सा ऊपर से भी जाएगा ना तो कोई बात नहीं, आप डिमोटिवेट ना होइएगा, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, ये एकदम रेयर चांस है आने के हाई लेवल क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी वो लोग जो लोग पूरा कर रहे हैं ये सब उनके लिए कवर किया जा रहा है हाई लेवल का, तो जिसको अगर ये हार्ड लगता है वो इसको स्किप भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन एक बार, लेकिन जिसको हार्ड भी लगता है वो एक बार देखे इसका सोल्यूशन, हो सकता है उसको ईजी लगे, क्योंकि हम लोग बहुत इसको ईजी करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप विल रिमेन एज इट इज। फर्स्ट स्टेप है ऑपरेटर फॉर्म एंड सेकेंड स्टेप है सी एफ निकालने का। थर्ड स्टेप विल चेंज, थर्ड स्टेप क्या है, पी आई निकालना रहता है हमें। सो पी आई का फॉर्मूला क्या है, 1/f(d) इंटू एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अभी अगर आप ध्यान से देखो तो ये x इंटू फंक्शन ऑफ x है, ये वाला टाइप है, ये x इंटू फंक्शन ऑफ x, लेकिन साइन स्क्वायर x है, तो फंक्शन ऑफ x मैंने आपको कहा था ना, या तो साइन x होना चाहिए या तो कॉस x होना चाहिए, मतलब साइन x या तो कॉस x होना चाहिए, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है, तो इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा साइन स्क्वायर x को एलिमिनेट करके साइन या कॉस में लाओ। तो कैसे लाएंगे वो, साइन स्क्वायर x का आपको फॉर्मूला पता है, डबल एंगल का फॉर्मूला, एक डबल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का, जो कि मैंने आपको थोड़ा पहले भी बताया था जब इससे हम डील कर रहे थे साइन स्क्वायर एक्स से। ये साइन स्क्वायर एक्स का एक फॉर्मूला है जो है 1 माइनस कॉस 2x/2, ये हमने पहले भी किए थे। ओके, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/f(d), एक्स विल रिमेन एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस 2x/2। ओके,
अभी अभी x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और ये 2 को ना 1, ये जो डिवाइड बाय 2 है मतलब डिवाइड बाय हाफ है ना, ये तो नंबर है, इसको अपन एफ ऑफ डी के बाहर ले सकते। तो 1/2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1/f(d) इंटू, अब यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस एक्स कॉस ऑफ 2x। ओके, ये हो गया सिंपली। अब एक काम करो, इसको एंड इसको दोनों को ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या हो गया 1/2 1/f(d), 1/2 दोनों से मल्टीप्लीकेशन में इंटू x माइनस 1/f(d) इंटू x cos 2x। ओके, नाउ अब इसको हम pi1 बोलते एंड इसको हम बोलेंगे pi2, और इसको दोनों को सेपरेटली सॉल्व करके हम अपना टोटल pi निकालेंगे। ओके, सो फर्स्ट सॉल्व pi1। pi1 जब हम सॉल्व करेंगे 1/f(d), f(d) क्या है हमारा d² + 4, तो d² + 4 इंटू एक्स। तो ये तो हमारा टाइप 3 हो गया है ना। तो इसको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे 1/4 + d² इंटू एक्स। अब फर्स्ट टर्म कॉमन लेंगे तो 1/4 कॉमन लिए तो क्या बचा अंदर 1 + d²/4 इंटू एक्स। अभी उसको ऊपर लेके आओ 1/4 1 + d²/4 का इन्वर्स टू एक्स। ओके, अभी ये ब्रैकेट को खोलो तो क्या हो जाएगा 1/4 1 प्लस माइनस इस, ये प्लस एंड ये माइनस माइनस हो गया, d²/4 की पावर 1। अब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म नेगेटिव मतलब थर्ड टर्म विल बी प्लस d²/4 की पावर 2 एंड सो ऑन 3 4 5 6 एंड x। लेकिन अब तो x है सिंपली, तो उसका एक बार डेरिवेटिव 1 हो जाएगा एंड सेकंड डेरिवेटिव विल बी 0 एंड सो ऑन थर्ड फोर्थ फिफ्थ डेरिवेटिव विल बी 0। तो सेकंड डेरिवेटिव से हमें टर्म नहीं चाहिए, तो ये दोनों टर्म भी नहीं चाहिए रहेगा, d²/4 तो नहीं चाहिए, d²/4 का स्क्वायर तो और नहीं चाहिए। तो अंदर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/4, अंदर 1 ही बचेगा बस इंटू एक्स। अब x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा x/4 इज योर pi1। ओके, सो pi1 निकाल लिया। अब हम निकालते हैं pi2। pi2 इज इक्वल टू 1/f(d) x cos 2x। तो 1/f(d) क्या है d² + 4 x cos ऑफ x। ठीक है, इसका आप देखो यहाँ पर x इंटू फंक्शन ऑफ x वाला टाइप हो गया ये, x इंटू फंक्शन ऑफ x। तो मैंने आपको बोला था इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। मेथड 1 क्या हो जाएगा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड मेथड 2 हो जाएगा ट्रिक अप्लाई करो। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि वो इजी रहता है। ओके, तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका, इसका फॉर्मूला सिंपल था 1 यहाँ पर f(d) था इंटू x इंटू सम फंक्शन ऑफ x था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, x को बाहर फेंको लेकिन माइनस हो जाता था उसके साथ 1/f(d) इंटू f'(d) और फिर यहाँ बचता था 1/f(d) जो बच गया इंटू v। ओके, अब ये फॉर्मूला देखो सेम है ना, सेम टाइम में फॉलो करते हैं, तो हम ये इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर pi1 x माइनस 1/f(d) क्या है d² + 4 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2d इंटू, अब 1/f(d) क्या है d² + 4 एंड x cos ऑफ, सॉरी x cos 2x क्यों आएगा, v आएगा बस, तो सिर्फ और सिर्फ cos 2x आएगा, cos ऑफ 2x। ओके, सो अभी ये देखो आप, ये तो नॉर्मल टाइप हो गया ना हमारा, cos वाला टाइप 2 हो गया हमारा, इसको हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। सो x माइनस 1/d² + 4 2d। अभी a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, तो a² हो जाएगा 4 माइनस a² हो जाएगा -4। तो जहाँ भी d² दिखेगा वहाँ -a² पुट करना है, मतलब -4 पुट करना है। तो 1/-4 + 4 cos ऑफ 2x। अब यहाँ प्रॉब्लम हो गई, देखो -4 + 4 हो गया 0, तो ये 1/0 फॉर्म हो गया। तो इसमें क्या करते थे हम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते थे और ऊपर एक x ऐड करते थे। सो लेट्स डू इट, x माइनस 1/d² + 4 2d, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2d आ जाएगा बस।
और cos 2x एंड देन एक x ऐड कर देते हम। x यहाँ नहीं ऐड करना, उससे पहले ऐड करना, यहाँ पर ऐड करोगे आप x। ओके, सो 1/2 को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1/d² प्लस 4 2d। 1/2 को बाहर लेके तो x/2 आ जाएगा, यहाँ पर अंदर बचेगा 1/d। 1/d का सिंपल से मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x। ओके, सो x माइनस 1/d² प्लस 4 2d x/2। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x अपॉन 2। ओके, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा 4। तो मैं लिख सकता हूँ x sin 2x/4। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम यही हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई कि हम x को तो निकाल, फिर से वही फॉर्म आ गया ना हमारा, x इंटू फंक्शन ऑफ x। लेकिन वही निकालने के लिए तो हम ये सब अप्लाई कर रहे थे फॉर्मूला। अगर अब मैं इसको अंदर भेजता हूँ, ओके, तो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होके देखो ऐसा बन जाएगा ये x² sin 2x/4 माइनस 1/d² प्लस 4 और 2। और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, चलो 4 भी कॉमन ले लो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x इंटू 2 होता है ना, प्लस फिर sin 2x का वैसे ही रखो, फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है। ओके, अब वापस देखो, वापस अब मेरे को ये चीज़ सॉल्व करना पड़ेगी। इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करके एंड इसको मल्टीप्लाई करके, चलो ये दोनों तो ईजी है। लेकिन वापस मेरे पास ये फॉर्म आ गया। कैसा फॉर्म आ गया, वापस मैं एक स्टेप लिखता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा हो, लेकिन ये पूरा समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ये स्टेप नहीं फॉलो करना है आपको। माइनस ये 1/2 बाहर ले लो, 1/d² प्लस 4 इंटू x cos 2x, चलो 2x cos 2x प्लस 1/d² प्लस 4 sin 2x। ओके, मैं ये बोल रहा था आपको कि अब आपको वापस ये चीज़ सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या, जहाँ से शुरू किए थे वहाँ आके फंस गए। 1/d² प्लस 4 x cos 2x, ये 2 कट गया तो वहाँ पर, चलो ठीक है, 1/d² प्लस 4 x cos 2x। और आप इसी से तो चालू किए थे 1/d² प्लस 4 x cos 2x, तो जहाँ से शुरू किए वहीं आके फंस गए और इतनी सारी चीज़ें भी आ गई साथ में। सो इसलिए ये मेथड मैंने आपको जैसे कि कहा था यहाँ पर, जब समरी शीट दिखा रहा था ना, जब अपन टाइप 5 में थे, ये टाइप 5 था ना हमारा, तो तब मैंने आपको कहा था, अगर आपको रिमेंबर रहेगा तो, कि जब अगर यहाँ ज़ीरो हो जाता है एफ ऑफ डी, इफ एफ ऑफ डी बिकम्स ज़ीरो, then this method fails, then this formula fails। ओके, क्यों फेल होता है वो बताने के लिए मैं इतना आगे तक गया। ये इसलिए फेल होता है क्योंकि जब हम इसको डेरिवेट करते तो ऊपर एक x ऐड हो जाता। अब वो x ऐड होने की वजह से वो वापस हम लूप क्रिएट कर लेते कि वापस x cos 2x आ गए, यहाँ पर जहाँ से स्टार्ट किए थे वो चीज़ वापस आ गई। तो हम इससे कोई फाइनल रिजल्ट पे पहुँच नहीं पा रहे। इसलिए जब तक ये एफ ऑफ डी ज़ीरो नहीं होता, अगर यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता ना, ये फॉर्मूला वर्क करता। लेकिन यहाँ पर ज़ीरो हो गया तो ये फॉर्मूला फेल हो गया। तो ये फेल क्यों हुआ, इसकी वजह से मैं आपको ये दिखाने के लिए ये चीज़ फॉलो कर रहा था। लेकिन आपको ये चीज़ फॉलो ही नहीं करना है। आपको मालूम है यहाँ पर आना है, आपको यहाँ तक आ गए ना आप, फिर आपको दिख गया कि ये ज़ीरो हो गया, तो मतलब अब ये फॉर्मूला मेरा काम का नहीं है। तो फॉर्मूला मेथड जैसे दो बताया मैंने, मेथड 1 है इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला। सो अब हमारे पास बचा मेथड 2। अब हम इसको मेथड 2 से सॉल्व करेंगे। क्या है मेथड 2, ट्रिक वाला e⁻ वाला फॉर्म है ना। तो आपको यहाँ तक ही आना है। आप दिख गए यहाँ पर फॉर्मूला फेल हो गया। अब ये आपको, ये जो मैंने इतना सब किया ना, ये आपको करने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये सब मत कीजिएगा डायरेक्ट वहाँ आके, अब डायरेक्टली मेथड 2 अप्लाई करके सॉल्व कीजिएगा। तो मैं वापस सॉल्व करता हूँ इसको। pi2 जब हम निकाल लेते हैं 1/d² प्लस 4 x cos ऑफ 2x, ये तरह है हमारा। अब हमें मेथड 2 अप्लाई करना है। तो मेथड 2 क्या बोलता है कि cos को लिखो e⁻i थीटा के फॉर्म में। तो e⁻i थीटा जो है, चलो i थीटा रहते पहले, e⁻i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, है ना। तो e⁻i2x क्या हो जाएगा, cos ऑफ 2x प्लस i sin ऑफ 2x। ओके, हमारे पास यहाँ है cos 2x। तो cos 2x हमारा क्या है, रियल पार्ट है वो, ये रियल पार्ट है, एंड ये रहा इमेजिनरी पार्ट। तो इसलिए cos 2x की जगह हम क्या लिखेंगे,
कॉस टू एक्स की जगह हम सिंपली लिखेंगे 1/d² + 4 रियल पार्ट ऑफ e⁻⁴ तो यहाँ से समझ जाएगा कि इसका रियल पार्ट, अच्छा cos 2x की बात हो रही है और यहाँ x था, x भूल गया मैं, x इंटू रियल पार्ट ऑफ e⁻⁴ अभी क्या करना है, इसको क्लब कर देना, रियल पार्ट को बाहर फेंक दो, फिर इससे कुछ होता नहीं है, एज मैंने आपको कंसेप्ट में बताया था। 1/d² + 4 हो जाएगा x इंटू e⁻⁴ ओके। अब सिंपली हो गया रियल पार्ट ऑफ दिस। अभी रियल पार्ट ऑफ, अब देखो यहाँ पर ये टाइप 4 में बिलोंग करता है, x इंटू e⁻⁴ वाला टाइप। तो उसमें क्या होता था, e⁻x को बाहर फेंकते थे और डिनोमिनेटर में वो चीज़ ऐड हो जाती थी, उसका कोएफिशिएंट। तो क्या होता है, e⁻⁴ को मैं बाहर फेंक दिया तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 2i है, तो डिनोमिनेटर में d + 2i हो जाएगा, द होल स्क्वायर + 4 और यहाँ बचा सिर्फ और सिर्फ x। अभी यहाँ से तो पूरा एकदम इजी हो गया, क्योंकि आप ये ब्रैकेट को खोलोगे तो आप इंटू एक्स मतलब टाइप 3 में आ गए, तो सिर्फ और सिर्फ टाइप 3 सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज आर पी e⁻⁴ 1 इसमें a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, उसका हो जाएगा d² + 2 इंटू 2i इंटू डी प्लस 2i का स्क्वायर एंड देन वो +4 वहाँ पर पहले से था, +4 इंटू एक्स। ओके, अभी इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, आर पी e⁻⁴ 1/d² + 4di, ओके, 2 × 4 4di प्लस 2i का स्क्वायर। तो देखो यहाँ 2i का स्क्वायर चाहिए हमें, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, आई स्क्वायर हो जाएगा i का स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो ये हो जाएगा -4, 2i का स्क्वायर हो जाएगा -4 एंड ये यहाँ पर +4 है, तो x, तो -4 +4 दोनों कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा d² + 4di, और ये टाइप 3 है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो रियल पार्ट ऑफ e⁻⁴ अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो क्या हो जाएगा, पहले 4di आ जाएगा, फिर प्लस d² आ जाएगा इंटू एक्स। ओके, अभी उसके बाद क्या करते हैं, हम फर्स्ट टर्म कॉमन ले लेते हैं। सो लेट्स टेक फर्स्ट टर्म कॉमन, आर पी ऑफ e⁻⁴ 1/4di कॉमन ले लो, तो 4di इज टेकन कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा 1 + d² 4di x। अब यहाँ देखो नीचे एक d एंड ऊपर एक d कैंसिल हो जाएगा, नीचे का एक d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा d/4i और इसको ऊपर भी लेके आ जाएंगे हम, तो क्या बन जाएगा, आर पी ऑफ e⁻⁴ 4di 1 + d/4i का इनवर्स x। ओके, अभी इस सीरीज को खोलेंगे, क्योंकि x है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो हमें d² के टर्म नहीं चाहिए, तो इसको हम खोलेंगे, आर पी e⁻⁴ 4di, और ये खोल के क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस आएगा, 1 - d/4i की पावर 1 प्लस d/4i की पावर 2 एंड सो ऑन इंटू एक्स। ओके, अभी d² तो नहीं चाहिए हमें, तो यहाँ तक ही ले गए हम d/4i तक। सो लेट्स टेक इट, आर पी ऑफ e⁻⁴ 4di और अंदर कहाँ तक ले गए, 1 - d/4i तक ले गए इंटू एक्स। सो द नेक्स्ट स्टेप इज आर पी e⁻⁴ देखो यहाँ भी एक d है, तो इसको हम ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते, तो एक काम करो, पहले इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, फिर बाद में इसको हम देखते क्या करना है। तो e⁻⁴ है, तो एक काम करो d निकाल लो, 4i यहीं रहने दो, क्या हो जाएगा, 1/d हो जाएगा यहाँ पर, फिर अंदर हो जाएगा x इंटू 1 इज x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1/4i। ओके, अभी आर पी ऑफ e⁻⁴ 4i इंटू 1/d क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, x²/2, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/4i, तो ये तो सब कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, 1/4i बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1dx हो जाएगा, तो हो जाएगा x आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x/4i। ओके,
आपको समझा, मतलब पहले मैंने x को अंदर भेज दिया, फिर 1/d तो यहाँ पहले से बैठा था ना, तो इससे 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x, बीच में माइनस साइन है तो इसलिए स्प्लिट कर सका मैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 है अलग। ठीक है, अब ये पूरा आ गया हमारे पास टर्म। अब एक काम करो, e⁻⁻² को खोल दो, क्योंकि उसका काम तो हो गया, अब उसको साइन और कॉस किस में लाओ, तो कॉस ऑफ 2x प्लस आई साइन 2x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये 4i को अंदर भेज दो, तो क्या हो जाएगा अंदर जाने के बाद, x²/2 4 8i हो गया, माइनस x/4 4 16i² हो गया। ओके, नाउ rp ऑफ cos ऑफ 2x प्लस आई साइन 2x, वहाँ अंदर ना थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे, नीचे आई है लेकिन नीचे आई नीचे में ऊपर आई चाहिए, तो एक काम करो, आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा ऊपर x²i तो हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 8i² हो जाएगा, 8i², लेकिन i² क्या होता है -1, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायरेक्टली -8 लिख सकता हूँ, है ना। और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये i² होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया x/16, तब थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है ना। अब क्या करो, इस ब्रैकेट को खोलो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो और इसको भी दोनों से मल्टीप्लाई करो। सो लेट्स डू इट, rp ऑफ cos 2x इंटू फर्स्ट टर्म, तो माइनस x² cos 2x अपॉन 8i, फिर cos 2x इंटू सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, प्लस x cos 2x अपॉन 16, फिर i साइन 2x इंटू फर्स्ट टर्म, तो माइनस साइन 2x, x² साइन 2x, i² हो जाएगा, i इंटू आई i² अपॉन 8, एंड फिर सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो प्लस x साइन 2x i अपॉन 16। ओके, नाउ i² होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगी और यहाँ का i² हट जाएगा। ओके, अभी देखो हमें चाहिए रियल पार्ट, तो हमें i के पार्ट से मतलब नहीं है, तो इसको एंड इसको हम इग्नोर कर देंगे, i के पार्ट को, हमें सिर्फ रियल पार्ट के मतलब है। सो रियल पार्ट क्या लिखेंगे हम, x cos 2x अपॉन 16 प्लस x² साइन 2x अपॉन 8। सो दिस इज योर PI2, ये हम PI2 निकाल रहे हैं यहाँ पर, देखो तो PI2 की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें टोटल PI लिखना है, तो PI क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखते हैं PI क्या लिखे थे हमने, PI इज इक्वल टू हाफ PI1 माइनस PI2 है, माइनस है ना बीच में, हाँ, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ PI1 माइनस PI2। ओके, सो क्या हो जाएगा हाफ, PI1 क्या है हमारा, PI1 इज नथिंग बट x/4, सो क्या x/4 माइनस PI2 क्या है x cos 2x/16, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा, x² साइन 2x/8। सो दिस इज योर कंप्लीट PI। अभी कंप्लीट PI निकालने बाद भी क्वेश्चन ओवर नहीं होगा, क्योंकि आपको लिखना है कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझा होगा, इसमें कुछ डिफिकल्ट था नहीं है सच, क्योंकि हमने यहाँ देखे कि ये तो नॉर्मल टाइप नंबर हमारा 5 है, तो हम देखेंगे फॉर्मूला लगा के, लेकिन फॉर्मूला फेल हो गया था, इसलिए हम फिर ट्रिक मेथड से आए। तो ट्रिक भी तो ईजी ही है ना, e⁻²i2x में कन्वर्ट कर दो, और बाद में तो नॉर्मली हम ये जो कर रहे थे आगे, ये तो नॉर्मल टाइप सॉल्व कर रहे थे हम, टाइप 3 और कुछ नहीं कर रहे थे, एंड फिर उसका रियल पार्ट लिख दिए, सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करे हमने, रियल पार्ट लिख दिए, PI2 भी निकल गया, फिर टोटल PI निकला, फिर हमारा पूरा सोल्यूशन y इज इक्वल टू CF प्लस PI निकल गया। सो आज के लिए बस इतना ही, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।